हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग चैप्टर करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, जिसको आप लोग इलास्टिसिटी के नाम से भी जानते हो। बढ़िया चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है। एक एक बार में चीजें समझ आएंगी। वैसे इस चैप्टर की एक खासियत ये है कि अगर आंख बंद कर लो, केवल सुनते चले जाओ टीचर की बताई हुई डेफिनेशन, तो चीजें समझ आती चली जाती है। ठीक है, तो थ्योरेटिकल चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। बहुत ध्यान से समझना एक एक चीज। इलास्टिसिटी चैप्टर का नाम है, या प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स भी हम लोग बोलते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा चैप्टर। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स की। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या, जैसे नाम से क्लियर है, छोटे टर्म्स हैं, बढ़िया। आधा चैप्टर तो आज थ्योरेटिकल निकाल ही दूंगा। डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्म हो जाना, मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट में हमने फोर्स लगाया, वो उस ऑब्जेक्ट के कॉन्फ़िगरेशंस को चेंज कर दे। तो ऐसा फोर्स जो बॉडी की साइज और शेप को चेंज कर देता है, उसको हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। डेफिनेशन क्लियर हो गई डिफॉर्मिंग फोर्स की? बिल्कुल अच्छे से डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। मीन ऐसा फोर्स जो बॉडी की पोजीशन को या साइज और शेप को चेंज कर देता है, वो फोर्स क्या कहलाता है? डिफॉर्मिंग फोर्स। क्लियर? इलास्टिसिटी। अच्छा, ऐसे समझो, मैंने किसी ऑब्जेक्ट पे, ये सपोज करो ये बॉडी है, मैंने इस पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, बॉडी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, हटाया, धीरे 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 अपनी इनिशियल स्टेट में आना शुरू कर देता है। तो जो बॉडी डिफॉर्मिंग फोर्स के हटने के बाद अपनी इनिशियल स्टेट में आना शुरू कर देती है या आने लगती है, उसको कहते हैं हम इलास्टिक बॉडी। क्या बोलते हैं? इलास्टिक बॉडी। और बॉडी की इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहा जाता है। क्लियर? तो इलास्टिक और इलास्टिसिटी दोनों बातें क्लियर हो गई। इलास्टिक बॉडी क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया, बॉडी अपनी इनिशियल स्टेट में आने लग जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं? इलास्टिक बॉडी। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। तो डेफिनेशन देखते हैं, बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, उसको हम कहेंगे इलास्टिक बॉडी, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे इलास्टिसिटी। क्लियर? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी जो कंप्लीटली अपनी ओरिजिनल स्टेट को, इनिशियल स्टेट को रीगेन कर ले कंप्लीटली। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, जैसे क्वार्ट्ज फाइबर बोल देते हैं, वैसे इन प्रैक्टिस कोई भी नहीं है। प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का जस्ट उल्टा, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन ना करे, डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, उसको हम कहते हैं प्लास्टिक बॉडी। और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। क्लियर? परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी जो बिल्कुल ना आए, कंप्लीटली अपनी इनिशियल स्टेट में नहीं आती है, वो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। जैसे वेट क्ले, पैराफिन वैक्स, गीली क्ले मिट्टी है, जैसी शेप दे दो वैसी हो जाती है। बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर थोड़ा सा डिफरेंस को हटाया और थोड़ी सी रीगेन कर ले, उसको हम कहते हैं पार्शियली इलास्टिक। पार्शियली इलास्टिक समझ रहे होगे। की पॉइंट क्या कहता है? ना तो कोई बॉडी परफेक्टली इलास्टिक है, और ना ही कोई बॉडी परफेक्टली प्लास्टिक है। ना कोई परफेक्टली इलास्टिक है, ना कोई परफेक्टली प्लास्टिक है। ये थोड़ी सी कुछ बातें हैं। अच्छा, रीजन ऑफ इलास्टिसिटी है क्या? क्यों बॉडी इलास्टिसिटी की कंडीशन को शो करती है? क्या होता है? तो मैं डेफिनेशन यहीं पे पढ़ के आपको सुना। अ सॉलिड बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ अ ग्रेट मेनी मॉलिक्यूल्स और एटम्स अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर फैशन। बिल्कुल सही बात है। कोई भी सॉलिड बॉडी होती है, वो एक पर्टिकुलर एटम में या मॉलिक्यूल्स में अरेंज होती है। अच्छा, ईच मॉलिक्यूल इज एक्टेड अपॉन बाय द फोर्सेस ड्यू टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। सही बात है, पड़ोसी मॉलिक्यूल्स पे फोर्स लगाते हैं, जिनको आप कोहेसिव फोर्स कहोगे आगे फ्लूइड मैकेनिक्स में। ठीक है, दिस सॉलिड टेक्स such a shape that each molecule find itself in a position of stable equilibrium। उनके फोर्स और इन्फ्लुएंस की वजह से उनको एक स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलता है। When the body is deformed, जब उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाता है तो क्या होगा? उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस होने लग जाएंगे, तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस चेंज होगी, जिससे रिस्टोरिंग फोर्स स्टार्ट हो जाएंगे एक्ट करना, और वो उनको पीछे लाने की कोशिश करेंगे कि आ जाओ भैया ओरिजिनल पोजीशन में, जिससे वो बॉडी अपनी नेचुरल शेप में आनी शुरू हो जाएगी। यही इलास्टिसिटी का कॉज है, यही इलास्टिसिटी का रीजन है।
दोबारा समझो, कोई भी सॉलिड है उसमें जो मॉलिक्यूल्स या एटम से मिलके बना होता है, जो एक डेफिनेट शेप में होते हैं और एक डेफिनेट अरेंज होते हैं, ठीक है, उन पे मॉलिक्यूलर, एक दूसरे पे मॉलिक्यूलर इन्फ्लुएंस भी लगता है, फोर्स भी लगते हैं। अब मैंने बॉडी को डिफॉर्म किया तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस चेंज हो गई, जिससे जो उसका रिस्टोरिंग फोर्स था वो एक्ट हुआ कि नहीं भैया अपने ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंचो। अब ओरिजिनल पोजीशन में पहुंचाने के लिए अगर कोई फोर्स एक्ट हुआ, इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स, तो क्या करेगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाना शुरू कर देगा। अब लाना शुरू करेगा तो क्या होगा, बॉडी अपनी इनिशियल स्टेट रीगेन करेगी। यही तो इलास्टिसिटी का कॉज है, ठीक है। ये स्प्रिंग वगैरह का एक एग्जांपल हमने लेके दिया है, आप उसको समझ सकते हो। बात करते हैं स्ट्रेस की, छोटा सा पॉइंट और आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को आगे मूव करते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल टॉपिक है तो मैं सोच रहा हूँ इसमें ज्यादा समय ना खराब किया जाए। स्ट्रेस आजकल बड़ा फैशन में ये शब्द है, स्ट्रेस और प्रेशर। मैं दोनों की बात करूंगा, प्रेशर की बात करी और मैंने स्ट्रेस की बात करी। बड़े फैशन का शब्द, बच्चा बच्चा बोलता है, थर्ड फोर्थ का बच्चा, अरे बड़ा स्ट्रेस। एक छोटा बच्चा बोला बड़ा स्ट्रेस, अब बताओ मैं क्या समझाऊं उसको। दो तीन बच्चे थर्ड के बात करते जाते हैं, अरे इतना ज्यादा स्ट्रेस है ड्यू टू वर्क प्रेशर। एक चीज तो समझ में आ गई भैया, प्रेशर क्या होता है, जो बाहरी फोर्स से लगता है। स्ट्रेस कहाँ होता है, माइंड में होता है। माइंड के अंदर बाहर का फोर्स काम करेगा, अंदर का फोर्स काम करेगा, अंदर का फोर्स काम। तो जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है किसी एरिया पे, तो फोर्स अपॉन दैट एरिया आप स्ट्रेस कहोगे। तो स्ट्रेस क्या बन गया, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स सेट अप इन यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन। तो स्ट्रेस इक्वल क्या आ गया, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया मीन F by A, यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, डायमेंशन ml इनवर्स टी की पावर -2। कहां से लाते हो, फोर्स की ml टी की पावर -2 और एरिया की L स्क्वायर, तो ml इनवर्स टी की पावर -2। क्लियर। अच्छा, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस कई प्रकार की। कुछ स्ट्रेस होंगे जिससे लेंथ चेंज हो जाए, कुछ होंगे वॉल्यूम चेंज हो जाए, कुछ होंगे इससे शेप चेंज हो जाए। तो स्ट्रेस आपको तीन प्रकार की पढ़नी। सबसे पहले आपको पढ़नी है टेंसाइल स्ट्रेस। अच्छा, टेंसाइल और कंप्रेशनल दो अलग अलग वर्ड ले लिए हैं, नहीं तो इनका नाम होता है लॉन्गिट्यूडनल। तो अगर आपको कोई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहता है तब भी यही बात आप समझ जाओगे। टेंसाइल स्ट्रेस क्या है, आप में रिस्टोरिंग फोर्स लगाया जिससे बॉडी की लेंथ इंक्रीज हो गई, तो जो स्ट्रेस सेटअप होगा वो टेंसाइल स्ट्रेस कहलाएगा। रिस्टोरिंग फोर्स लगाया, लेंथ इंक्रीज हो गई, उस सिचुएशन पे जो स्ट्रेस सेटअप हुआ उसको आपने टेंसाइल स्ट्रेस बोला। कंप्रेशनल स्ट्रेस क्या बोलोगे, कंप्रेशनल स्ट्रेस वो होगी आपने फोर्स लगाया और लेंथ डिक्रीज हो गई। डिफॉर्म भाई ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। इन दोनों को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस की। हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस को या नॉर्मल स्ट्रेस को, मीन नॉर्मली ऐसे, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे नॉर्मली फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, उसकी शेप वही रहेगी लेकिन वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। जैसे सपोज करो ये स्ट्रेस लगा दिया इस पे, तो क्या हुआ, छोटा हो गया लेकिन है तो स्फीयर ही, तो वॉल्यूम क्या हुआ, चेंज हो गया लेकिन शेप वही रही। ऐसे स्ट्रेस को हम कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस या हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। वर्ड समझ आ रहे हैं। अच्छा, तीसरी बात करेंगे हम टेंजेंशियल स्ट्रेस की या शेयरिंग स्ट्रेस। टेंजेंशियल या शेयरिंग स्ट्रेस क्या है, किसी बॉडी पे टेंजेंशियल फोर्स लगाओ, लाइक ये है, इसके बाद इस फेस को इसको फिक्स कर दो, इस पे फोर्स लगाया तो ये देखो शेप चेंज हो गई लेकिन वॉल्यूम इतना ही रहा। तो जब टेंजेंशियली आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो जिससे उसकी शेप चेंज हो जाए लेकिन उसका वॉल्यूम चेंज ना हो, तो जो टेंजेंशियल फोर्स अप्लाइड होगा पर यूनिट एरिया पे वो उसकी टेंजेंशियल स्ट्रेस कहलाएगी। जितनी भी स्ट्रेस है सबकी यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। ठीक है, वर्ड समझ आ रहा है। बात करते हैं स्ट्रेन, ये वर्ड है डायमेंशन वगैरह में कहीं तुमने सीखा था। स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, जो चेंज आया, अपॉन में जो ओरिजिनल था, तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन और ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन का जो रेशियो है वो स्ट्रेन देता है। तो क्योंकि एक रेशियो से मिलता है, अब रेशियो से मिलेगा तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, यूनिट नहीं होगी तो डायमेंशन भी नहीं होगी, तो यूनिटलेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। वर्ड समझ आ गया स्ट्रेन का। ठीक, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब चेंज इन लेंथ का कॉन्सेप्ट था, तो सीधा आप रटो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, याद करनी चीजें।
दूसरा था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब क्या हुआ? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तीसरा आता है शेयरिंग स्ट्रेन, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पैरेलल प्लेट अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, मतलब चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप। सपोज करो ये है, ये एक कॉन्सेप्ट है, ABCD एक शेप है, ठीक है, तुमने फोर्स ऐसे लगा दिया, D आपका D डैश पे पहुंच गया, C डैश पे पहुंच गया, तो इस टाइम पे जो थीटा आएगा ये शेयरिंग स्ट्रेन आएगी, ये थीटा कैसे, ये डिस्टेंस अपॉन में ये ओरिजिनल डिस्टेंस, ठीक है। एक आता है लेटरल स्ट्रेन, ये आगे पढ़ोगे आप, लेकिन यहाँ पे भी मैं समझा दे रहा हूँ। लेटरल स्ट्रेन का मतलब क्या होगा? लेटरल स्ट्रेन जैसे आपने किसी बॉडी में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लगाई, ये सपोज करो मैंने इसको बढ़ाया तो ये बढ़ा, अब जब इसकी लेंथ बढ़ गई तो इसका डायमीटर कम होगा ज्यादा होगा? डायमीटर घटेगा, तो चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर लेटरल स्ट्रेन कहलाता है। चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर क्या कहलाएगा? लेटरल स्ट्रेन कहलाएगा। आज की क्लास में इलास्टिसिटी की पूरी थ्योरी कंप्लीट करूंगा, और जो समझा रहा हूँ एक एक चीज समझ लो और बेटा नोट बना लेना। एक क्लास एक चैप्टर खत्म, रट्टा मार लो, एग्जाम के टाइम पे भी, यूटी के टाइम पे भी बड़ा मजा आने वाला है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने बैठो, यूटीज देने बैठो, वीडियो क्लिक करी, सुनना शुरू, स्वाहा, बिल्कुल मजा आएगा फुल। और जो चीज समझ ना आया करे यार कमेंट में पूछ लिया करो, नाइस ग्रेट लिखने से कुछ नहीं होगा, नाइस लिख देते हो, ग्रेट लिख देते हो, जो चीज समझ ना आया करे वो पूछा करो, ठीक है। तुम्हारे लिए इतनी रात में देख लो, जूम की है, दिख रही होगी, टाइमिंग भी दिखेगी जब वीडियो बन रही होगी। अच्छा, लेटरल स्ट्रेन क्या पढ़े आपने? चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। चारों डायमीटर चारों क्लियर हो गई, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक, शेयरिंग और लेटरल। इलास्टिक लिमिट, देखो यार लिमिट ना एक बड़ी गंदी चीज है। इलास्टिक लिमिट बोले तो यार किसी पे तुम फोर्स लगाने लग जाओ, वो अपनी इनिशियल स्टेट में आती है, फोर्स और लगाया आ गई, और लगाया और आ गई, हो सकता है इतनी तेज खींच दो आई ना, तो वो जहां तक बॉडी अपनी इनिशियल स्टेट में आ सकती है वो उसकी इलास्टिक लिमिट होती है। द मैक्सिमम स्ट्रेस विद इन विच द बॉडी कंप्लीटली रीगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। मैक्सिमम स्ट्रेस, वो मैक्सिमम स्ट्रेस जहां तक वो अपनी ओरिजिनल स्टेट को रीगेन कर सकती है, कब? डिफॉर्मिंग फोर्स के हटाने के बाद, उसको हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट, ठीक है। ठीक है भैया, ये बातें चल रही थी, इतने में आ गए हुक, उनका मेरा भी तो एक लॉ दो, इसी लिमिट से रिलेटेड कर लो। क्या बोला तुमने? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस जहां तक वो रीगेन कर सकती है, इसका मतलब स्ट्रेस लगाओ बॉडी को स्ट्रेन मिलेगा, तो हुक ने यही बोल दिया। According to the stress is directly proportional to strain within the elastic limit. कुछ नहीं पढ़ना इससे ज्यादा। Stress is directly proportional to strain within the elastic limit, मतलब stress proportional to strain, stress equal E into strain। E क्या है? कांस्टेंट है जिसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। तो E इक्वल हमें क्या मिल गया? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यूनिट लगाओ, स्ट्रेस की होती है स्ट्रेन की नहीं होती, तो जो स्ट्रेस की होती थी वो यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, डायमेंशन जो स्ट्रेस की थी, स्ट्रेन की होती नहीं है। अच्छा भैया, तीन स्ट्रेस पढ़े थे तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी आप तीन ही पढ़ोगे। कौन कौन से नाम लेता हूं मैं? पहला यंग्स मॉडुलस, पहले स्ट्रेन उठाओ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस, पहले स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। शेयर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। चलो ठीक है, थोड़ा सा यंग्स मॉडुलस को और बड़ा करते हैं। मान लो मैंने आपसे पूछ लिया कि यंग्स मॉडुलस क्या है, तो यंग्स मॉडुलस आपने पढ़ा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का मतलब था F/A, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब था डेल्टा एल अपॉन एल, तो Y इक्वल क्या आ गया? FL अपॉन A डेल्टा एल आया। F की वैल्यू में mg पुट कर दूं, L अपॉन A की वैल्यू पाई आर स्क्वायर पुट कर दूं, तो डेल्टा एल mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। मुझे साफ साफ दिख रहा है Y प्रोपोर्शनल 1 अपॉन डेल्टा एल के।
मतलब इलोंगेशन ज्यादा मिलेगी, यंग्स मॉडुलस कम होगा, इलोंगेशन कम मिलेगी, यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा। वर्ड समझ आ रहा है? तो आ रहा होगा अच्छे से यार, वर्ड समझ, ऐसी बात थोड़ी है। ठीक है, मैंने से एक क्वेश्चन पूछा गया कि यार यंग्स मॉडुलस कहाँ लग सकता है भैया, जहाँ लॉन्गिट्यूडनल बात चलेगी सॉलिड्स में। ठीक है, क्वेश्चन आया स्टील और रबर में सर कौन ज्यादा इलास्टिक है। बच्चे ने क्वेश्चन कर दिया कि सर स्टील रबर, देखते ही कहोगे तुम रबर, आज के बाद स्टील बोलोगे। मान लो दोनों की लेंथ एल है, सेम फोर्स अप्लाई किया, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसको चेंज इन लेंथ मिले एल एस, इसको मिले एल आर, तो वाई एस इक्वल क्या बनेगा, एफ एल अपॉन ए एल एस। वाई आर क्या मिलेगा, एफ एल अपॉन ए एल आर, दोनों डिवाइड करो, तो जो मुझे दिखा वो दिखा वाई एस अपॉन वाई आर इक्वल एल आर अपॉन एल एस। साफ साफ देखो, एल आर बड़ा है एल एस बड़ा है, एल आर बड़ा है सर, क्यों? क्योंकि रबर में इंक्रीमेंट ज्यादा मिलेगा, स्टील में कम मिलेगा, खींच के देख लो। अब अगर रबर में ज्यादा मिलेगा तो मुझे दिख रहा है एल आर अपॉन एल एस जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो वाई एस अपॉन वाई आर भी ग्रेटर देन 1 होगा, तो वाई एस इज ग्रेटर देन वाई आर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यंग्स मॉडुलस किसका ज्यादा है, रबर का स्टील का? स्टील का। तो अगर स्टील का यंग्स मॉडुलस ज्यादा है तो कौन ज्यादा इलास्टिक है, स्टील। तो स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। यंग्स मॉडुलस की मैंने मैकेनिज्म भी आपको समझा दी न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। बल्क मॉडुलस डिस्कस करते हैं। अगर मैं बल्क मॉडुलस डिस्कस करने जाता हूं तो बल्क मॉडुलस को बी या के एक ही बात है, दोनों बी के शुक्ला डिफाइन करते हैं ना, बी फॉर पता है हमें। नॉर्मल स्ट्रेस मतलब पी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी बाई वी, माइनस लगा लो, वॉल्यूम हमेशा डिक्रीज होता है, पीवी अपॉन डेल्टा वी माइनस का, तो पीवी अपॉन डेल्टा वी आपका बल्क मॉडुलस वर्ड आ जाता है। अब इसको समझाने से पहले मैं एक टर्म समझाऊंगा, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस का रिवर्स कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। तो कंप्रेसिबिलिटी इक्वल 1 अपॉन बल्क मॉडुलस, सब कुछ चेंज, पास्कल इनवर्स या एम इनवर्स एल टी की पावर 2। अब मैंने एक क्वेश्चन तुमसे पूछा छोटा सा कि बेटा वाटर और एयर में कौन ज्यादा इलास्टिक है, वाटर ज्यादा इलास्टिक है या एयर ज्यादा इलास्टिक है? तुमने क्या बोला, कई बोलेंगे एयर, कई बोलेंगे वाटर, आज के बाद ये भी समझ जाओगे। बेटा वाटर और एयर में कंप्रेसिबल कौन ज्यादा है, कंप्रेसिबल है एयर ज्यादा है कंप्रेसिबल, क्योंकि गैसेज आर मोर कंप्रेसिबल देन लिक्विड्स। अब अगर एयर की कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है तो एयर की इलास्टिसिटी कम होगी, वाटर की इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, तो वाटर इज मोर इलास्टिक देन एयर। दोनों बातें समझ लो, स्टील रबर से ज्यादा इलास्टिक है, वाटर एयर से ज्यादा इलास्टिक है, क्यों? क्योंकि वाटर की कंप्रेसिबिलिटी एयर की कंपेयरिंग में कम होती है। पॉइजन्स रेशियो वर्ड अच्छा है। पॉइजन रेशियो का मतलब लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब लेटरल स्ट्रेन आपने क्या पढ़ा, डेल्टा डी अपॉन डी, लॉन्गिट्यूडनल क्या पढ़ा, डेल्टा एल अपॉन एल। इसका मतलब आपने पढ़ लिया एल डेल्टा डी अपॉन डी डेल्टा एल, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट डायमेंशन कुछ नहीं होंगी, सब कटेंगी, सब लेंथ है, सब कट जाएंगे, सबको काट दो, सही है। अच्छा, अगर ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई तो और आगे डिस्कस करते हैं। कुछ इलास्टिक कांस्टेंट्स थे, कुछ इलास्टिक कांस्टेंट्स कैसे आए उन्हें देखो, ये आप सीधा याद कर सकते हो इलास्टिक कांस्टेंट्स। इनमें मटेरियल गिवन है, या आप वैसे ना भी याद करोगे तब भी काम चल जाएगा। अगर नहीं याद करते हो तो आपको वैल्यू सीधी सीधी मिल जाएंगी, याद करते हो तो इससे अच्छा कुछ होता ही नहीं है। ठीक, यही है वैल्यूज, देख सकते हो आप, एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर, आयरन, ये बना दिया है वाई की वैल्यू, आप लोग नोट कर लो कॉपी में। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर मेटेलिक वायर। तुम एग्जांपल के तौर पे स्प्रिंग समझो, स्प्रिंग, अगर मैं स्प्रिंग को लेता हूं और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एक बनाता हूं तो मैं देखता हूं थोड़ी देर तक तो आसानी से खींचेगी, फिर ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, फिर फ्लो होती लग जाएगी और टूट जाएगी। तो ए पॉइंट तक देखो प्रोपोर्शनल है बिल्कुल ग्राफ, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और हुक्स लॉ को ओबे करते हैं, इसलिए ए पॉइंट को हम कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी पॉइंट। अब
ए से आगे जब चले तो तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस लगानी पड़ी, स्ट्रेन कम मिली, लेकिन यहां तक बॉडी अपनी इनिशियल स्टेट में आ सकती थी। अगर यहां तक अपनी इनिशियल स्टेट में आ सकती थी तो उसको हम कहेंगे इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट। इसके आगे चले, यहाँ बॉडी परमानेंट सेट मिल गया, फिर ये फ्लोज लाइक अ लिक्विड, फ्लोज लाइक अ लिक्विड, और कब तक, जब तक ये टूट ना जाए। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ये देखो भाई लिखे हुए हैं। Initial part OA shows a straight line indicating the stress is proportional to strain up to the point A. Hooke's law is obeyed. इसे proportional limit कहते हैं। Wire perfectly elastic. OB क्या है? Elastic region है, यहां तक बॉडी या yield point या elastic point. Beyond B, strain increases more rapidly than stress. ये spelling गलत छप गई है भाई। और if the load is removal of any point C, the wire does not come back to original state. Material is said to have acquired permanent set. बिल्कुल क्लियर है। Beyond C, the wire flows like a liquid, and this region is called plastic region, and wire ultimately breaks at F. ये इस ग्राफ से पॉइंट था। अच्छा, इससे एक पॉइंट और होना चाहिए, नोट्स में शायद नीचे होगा, देख लेते हैं। इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये अभी एक डेरिवेशन है, मैं कराऊंगा अभी। डक्टाइल मटेरियल, मेटल सारे डक्टाइल होते हैं। डक्टिलिटी क्या होती है? जिसमें वायर की फॉर्म में खिंचते चले जाते हैं। द मटेरियल विच हैव लार्ज प्लास्टिक रेंज, सही बात है, इलास्टिक रेंज यहाँ है, प्लास्टिक रेंज यहाँ है। अब जितनी ज्यादा डक्टिलिटी होगी ये बढ़ता चला जाएगा। तो ग्राफ के हिसाब से आप क्या डिफाइन करोगे? जिन मटेरियल का लार्ज प्लास्टिक रेंज होती है उनको हम डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स। ब्रिटल मटेरियल क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल जिनमें वेरी स्मॉल रेंज ऑफ प्लास्टिक एक्सटेंशन होता है, बहुत ही छोटा, खत्म, मतलब थोड़ा खींचा टूट गया, जैसे कास्ट आयरन, ग्लास। इलास्टोमर्स, जल्दी खींचा जल्दी टूट जाए। The material can easily elastically stressed to large values of strain, strain खूब मिले और टूट भी जल्दी जाए, उनको हम कहते हैं इलास्टोमर, जिनको रबर बोला जाता है। दो डेफिनेशंस और हैं, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, इलास्टिक फटीग। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या होता है? अगर किसी बॉडी में डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, कॉन्सेप्ट समझो, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो बॉडी डिफॉर्म हो गई, कॉन्फ़िगरेशन बदल गई। अब जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओगे तो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए कुछ तो टाइम लेगा। वो जो टाइम लेता है उसको बोलते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। किसी को ना भर के चाटा मार दो तो गाल में चाटा का सिंबल बन जाएगा, थोड़ी देर बाद वो चाटा सही होगा। तो जो टाइम लिया होगा उसने क्या हुआ होगा, उसे हम कहेंगे इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट्स। इलास्टिक फटीग, बेटा फटीग का मतलब क्या होता है? फटीग का मतलब होता है थकावट या थकान। मेन किसी बॉडी पे मल्टीपल टाइम्स तुम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते चले जाओ, मल्टीपल टाइम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते चले जाओ, क्या होगा? वो अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टीज लूज कर देगा। तो द लूज इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कॉस्ट ड्यू टू रिपीटेड अल्टरनेटिंग स्ट्रेन्स to his material is subjective, उसको हम कहते हैं इलास्टिक फटीग। That's why the bridges or tall buildings are declared unsafe after a long use. We have studied it, हमने पढ़ा हुआ है। Bridges and buildings are declared unsafe after a long use. ज्यादा यूज के बाद इनको अनसेफ बता दिया जाता है। बेटा इसका एक डेरिवेशन है, एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेस्ड वायर, इसको समझ लेते हैं, इसी में समझ लो, नहीं तो बनेगा तो मैं समझा देता हूँ यहीं पे। स्ट्रेस्ड वायर की एनर्जी, मान लो लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, चेंज इन लेंथ डेल्टा L हो जाता है जब आप फोर्स F लगा देते हो। तो जीरो फोर्स में क्या था? लेंथ L थी। तो हमेशा हम एवरेज फोर्स कंसीडर करते हैं। अगर आप एवरेज फोर्स कंसीडर करोगे तो 0 + F/2 दैट इज F/2। वर्क डन निकाल लो, एवरेज फोर्स इनटू इंक्रीज इन लेंथ, क्या आ गया? F/2 इनटू डेल्टा L। अब मेरे कहने से ना एक काम करो, AL से मल्टीप्लाई कर लो, AL से डिवाइड कर लो। AL इज व्हाट? एरिया इनटू लेंथ, जिसको आप वॉल्यूम कहोगे, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 1/2 बाहर कर दूं, F/A कर दूं, और इधर डेल्टा L/L कर दूं, और कह दूं भैया AL अपने घर पे तुम रह लो। F/A क्या है? स्ट्रेस। डेल्टा L/L क्या है? स्ट्रेन। A इंटू L क्या है? वॉल्यूम। क्या आ गया? आया नहीं? स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस की टर्म में लाओगे तो स्ट्रेन से मल्टीप्लाई, स्ट्रेन से डिवाइड कर दो, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस,
स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या आ जाएगा, यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन हो जाएगा स्ट्रेन का स्क्वायर। एक छोटा सा पॉइंट ये आप लोग याद कर लेना है, फॉर्मूले स्कूल टॉपिक्स पे तो नहीं है, कंपटीशन में आ जाते हैं। यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, रिजिडिटी और पॉइजन रेशियो में कुछ रिलेशंस गिवन है, इनको लिख के आप याद कर लेना। ये रही बेटा आप लोगों की इलास्टिसिटी की थ्योरी। एक एक पॉइंट थ्योरी का हमने कंप्लीट किया, ज्यादा टाइम नहीं लिया, बड़ी तेज समझाया है। आप इसको एक बार सुन लोगे या देख लोगे और कॉपी में नोट्स बना लोगे, इलास्टिसिटी की थ्योरी वेल कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में मैं इलास्टिसिटी के न्यूमेरिकल्स पे एक वीडियो सेट करूंगा, ठीक है, जिससे चैप्टर तुम्हारा न्यूमेरिकली भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।